हवेली में प्यार की परछाई। सुमित और निधि की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी। एक रात सुमित निधि को फोन करता है। हेलो निधि, कैसी हो? तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज हवेली आ जाओ ना। सुमित, समय देखो कितनी रात हो रही है, मैं इस समय तुमसे मिलने कैसे आ सकती हूँ? प्लीज निधि, मना मत करो। देखो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करना और मुझे हवेली के बाहर मिलना। कुछ देर में निधि हवेली के बाहर पहुँच जाती है, जहाँ सुमित पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। निधि, अंदर चलो। अभी नहीं सुमित, और वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है, और शादी के बाद तो मुझे हवेली में रहना है ना। दोनों बातें करते हैं और फिर निधि वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक रात सुमित अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा होता है तो उसे कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखती है। सुमित परछाई का पीछा करता है, पर थोड़ी देर के बाद अचानक वो परछाई कहीं गायब हो जाती है। ये क्या था? क्या सच में यहाँ किसी की परछाई थी या सिर्फ मेरी नजर का धोखा? इसी असमंजस में सुमित वापस अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक रात अचानक वही साया उसे एक बार फिर नजर आता है। इस बार जब वो उसका पीछा करता है तो उसे वहाँ दूर एक लड़की नजर आती है। नहीं, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती, ये वही है। पर वो हवेली में कैसे आ सकती है? और इतने दिनों से वो कहाँ थी? और इतने दिनों बाद वो अचानक से क्यों आई है? मुझे उससे बात करना होगा। इस तरह से सुमित अब उस लड़की को ढूंढने लगता है, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं मिलती। कुछ दिन कोशिश करने के बाद वो इस सब को अपना वहम समझकर भूल जाता है। अब ऐसे ही एक रात सुमित पानी पीने के लिए उठता है, तभी उसे वही लड़की हवेली में घूमती नजर आती है। सुमित उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन एक बार फिर वो एक साए की तरह कहीं गायब हो जाती है। अब सुमित बहुत परेशान रहने लगता है। ये देखकर सुमित का नौकर हरिया कहता है, मालिक, बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान रहते हैं। कोई दिक्कत है क्या मालिक? हरिया काका, मैंने उसे देखा। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बार बार दिख रही है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पर न जाने वो कैसे पल भर में मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो अचानक से कहाँ चली गई थी, और अब जब मैं निधि से शादी करने जा रहा हूँ तो फिर से वो मेरी जिंदगी में क्यों आ गई? मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो हवेली में आ गई है? हरिया काका, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। वो हवेली में ही है, पर हम लोगों की नजरों से छुप कर रहती है। पता नहीं क्यों सुमित की बात सुनकर हरिया काका काफी घबरा जाते हैं और आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकती है? उसे तो नहीं, मुझे ये सारी बात जल्दी निधि मालकिन को बताना होगा। हरिया तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी रात सुमित को दोबारा वही लड़की नजर आती है और इस बार वो उसे कुछ बताना चाहती है, पर सुमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हरिया काका, देखो, वो आ गई, मेरे सामने खड़ी है और मुझे इशारे कर रही है, वो देखो। सुमित पूरी हवेली में हरिया को ढूंढता है, पर हरिया काका नहीं मिलते। अजीब बात है ये, हरिया काका अचानक कहाँ चले गए? वैसे तो कभी नहीं जाते। और जितने में सुमित हरिया काका को ढूंढ कर वापस आता है, वो लड़की एक बार फिर गायब हो जाती है और सुमित असमंजस में रह जाता है। दिन बीतते हैं, निधि का जन्मदिन आता है। आज सुमित बहुत खुश था, वो निधि को सरप्राइज देने उसके घर जाता है। अरे सुमित, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस कुछ समय के लिए सब्र रखो। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला ना, सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, इसीलिए अब चुपचाप खड़ी रहो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। वाह, सरप्राइज? हाँ, इसीलिए अब चुपचाप खड़ी रहो और मुझे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने दो। सुमित निधि की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ अपने हवेली में ले जाता है, जहाँ उसने पूरी हवेली को बहुत ही सुंदर सजा रखा था। अब जैसे ही सुमित निधि की आंखों की पट्टी खोलता है, वो लड़की उन दोनों के सामने आ जाती है, जिसे देखते ही निधि के होश उड़ जाते हैं। सीमा, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम्हें तो क्या निधि। और सीमा, तुम कहाँ चली गई थी? अब वापस आई हो। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। जब मैं निधि से शादी करने जा रहा हूँ, अब क्यों आई हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से कभी गई ही नहीं थी सुमित। क्यों निधि? निधि, ये सब क्या है? तभी सीमा अपने बीते हुए कल की सारी बातें सुमित को बताती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरी डालने की? तुम मेरी ही हवेली में आकर मुझसे ही मेरे पति को दूर करने की बात कर रही हो। यही सच है सीमा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पति को छीन लूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम दोस्त हो या दुश्मन, मैं आज ही सुमित को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी और मुझे मेरे सुमित पर पूरा भरोसा है, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही सीमा सुमित को फोन करने लगती है,
तभी निधि पीछे से सीमा के सर पर वार करती है और सीमा बेहोश हो जाती है। दूर तो तुम दोनों को होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब निधि बड़ी ही चालाकी से सीमा की लाश को हवेली के बाहर दफना देती है, परंतु ये सब कुछ हवेली का नौकर हरिया देख लेता है और निधि उसका मुंह बंद करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे देती है। निधि, मुझे पाने के लिए तुमने मेरी सीमा को मार दिया और अब ये भी मरेगी। निधि अपनी जान बचाने के लिए हवेली से भागने लगती है, पर हवेली के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सुमित सीमा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर सीमा नहीं रुकती और वो निधि को हवेली में ही एक गड्ढे में गिराकर जिंदा दफना देती है। ये तुमने क्या किया सीमा? क्या किया तुमने? तुम ऐसी नहीं थी। सुमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और इस निधि ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। बस इसी गुस्से में उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। सुमित, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता पाई। इतना कहकर सीमा जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सुमित भी हवेली छोड़कर शहर के लिए चला जाता है। सुनो, शादी के बाद हम पहली बार बाहर आए हैं। तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चारों तरफ इतना घना जंगल, ठंड भी बहुत ज्यादा है। जगह तो अच्छी है, फिर भी पता नहीं कैसा इनसिक्योर जैसा लग रहा है। खैर जाने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और ये तो स्वाभाविक है ना? झूठ मत बोलो। हाँ, इस जगह को चुना है तुमने, पर एकदम बेस्ट स्पॉट है। तुम्हारे टेस्ट से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समझे? वो तो तुम मुझसे ज्यादा जानती हो मैडम, लेकिन बंगलो का बेस्ट रूम तो हमने ही बुक किया था ना, एकदम ऊपर वाला घर। सुना है बहुत बढ़िया घर है। ओह माय गॉड, कितना स्वीट है ये बंगलो। ऑसम। लेकिन कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पर कोई नहीं है क्या? सिक्योरिटी, अरे भाई हमारी बुकिंग है, ये देखिए बुकिंग का कागज। हम लोगों ने वो ऊपर वाला घर बुक किया है। कितनी आश्चर्य की बात है, तुम्हारी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया और देखने में कितना अजीब है, एकदम भूत की जैसा। अरे बाप रे, यहाँ पर भूत है क्या? रहने दो, ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, ये क्या जी? वो इस कमरे को क्यों खोल रहा है? हमने तो ऊपर वाले कमरा बुक किया है। वो घर तो नहीं मिलेगा मैडम, ऑफिस की तरफ से मना कर रखा है। मजाक कर रहे हो क्या? उस कमरे के लिए हमने ज्यादा चार्ज दिए हैं, अब मना करने से नहीं चलेगा। टॉयलेट खराब है मैडम, अभी तक साफ नहीं किया है और ये घर सबसे अच्छा है। अब रात भी हो गई है, कौन साफ करेगा? ठीक है, कल देख लेंगे। लो ये सामान घर के अंदर कर दो। और हाँ, यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था है? घर के अंदर मोमबत्ती है, जला लीजिएगा। कितना बदतमीज आदमी है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है उस कमरे में जरूर कोई और बात है। हम एक काम करते हैं, वो चौकीदार जब चला जाएगा उसके बाद हम कमरे में घुसे तो एक बार सोच कर देखो जी, घूमने के साथ साथ एडवेंचर का मौका हमेशा नहीं मिलेगा। घूमने में एडवेंचर? आइडिया तो अच्छा है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि दरवाजा बाहर से पीटने लगता है और फिर सिक्योरिटी कहता है, आप लोग खा लीजिए सर, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। और मैडम, उस घर में घुसने की कोशिश मत करिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। सुनो, ये आदमी हमारी बातें चुपके से सुन रहा है, तुम कुछ करो। अरे धीरे बोलो, वो सुन लेगा। ये क्या, कमरे में इतना सारा लकड़ी क्यों है? मुझे कुछ अजीब सा जला हुआ सा स्मेल आ रहा है। ओहो, अच्छा सुनो, जल्दी जाकर थोड़ी लकड़ियाँ लेकर आओ, तो अभी आग जलानी पड़ेगी। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी बगल वाले कमरे से अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है और सुनाई देता है, क्या कर रहे हैं आप लोग इस घर में? इस घर में मैं नहीं निकल पाऊंगी, तो तुमने सोचा तुम बच जाओगे? मैं नहीं मैडम, मैं नहीं, आपको मारने वाला है आपका पति। राजीव सर, मुझे पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया उसने। मैं आपका गवाह बनकर उससे पकड़वा दूंगा। मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। सिक्योरिटी और नीतू अपने पति दोनों को एक खंबे से बांध देती है और मसाल जलाकर वो दोनों को जलाते जाती है और कहती है, मैं वो तुम्हें मौका नहीं दूंगी, जलकर मरने में कैसा लगता है देखो। रुकिए, मैं अपने आंखों के सामने ऐसे किसी को जलकर मरते हुए नहीं देख सकता। कौन है आप? क्या हुआ था आपको? सारी बातें हमें बताइए। हाँ, सारी बातें हमें बताइए।
मेरे पिताजी बहुत अमीर थे और मैं उनकी एकमात्र बेटी थी। मेरा नाम नीतू है। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से करवा दी और शादी के बाद पिताजी ने कहा कि उनकी संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन ये संपत्ति किसी और के नाम पर नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि मेरे पति के नाम पर भी नहीं। और ठीक इसके बाद मेरे पिताजी चल बसे। मैं नहीं जानती थी मेरे पति उस संपत्ति को पाने के लिए मुझसे शादी की थी और उसने एक दिन मुझसे कहा था, देखो शादी के बाद तुम्हें जरा सा भी आराम नहीं मिला, चलो कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आते हैं। पर कहाँ? अरे बाबा, तुम्हारा पति एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, किसी भी वन विभाग के बंगलों में बुकिंग मिल जाएगी मुझे। बोलो कहाँ जाओगी? आप जहाँ ले चलेंगे एक बड़ी अच्छी जगह है। समझा, देवन नहीं देवन, वहीं चलेंगे घूमने। उसके बाद हम दोनों इस बंगले में घूमने आए थे। मेरे पति ने पहले से ही चौकीदार के साथ मुझे मारने की योजना बना रखी थी। इतने पैसे दूंगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो राजू। इतने पैसे में कब तक इस गरीबी की जिंदगी जियोगे? इस तरह के काम का रिस्क लेना पड़ेगा। अगर मैं पकड़ा गया तो वो सब मैं समझ लूंगा, सिर्फ आग को सही समय पर लगा देना होगा। राजू एकदम सिंपल काम है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। सारा काम यही तमाम कर दूंगा और घर जाकर कहूंगा कि बाग उठाकर लेकर चला गया। मुझे कितने रुपए देंगे आप? 10 लाख तैयार है तुम्हारे लिए। जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें वही बैग ला कर दे दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम लोग 7 दिन के अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद हम दोनों यहाँ घूमने आए थे और फिर इन दोनों ने मिलकर मुझे इस घर में मार डाला। क्या कह रही है? मेरी आत्मा ने उन्हें बातें करते हुए सुन लिया था। कैसे भी करके मुझे शैतान पति को मारने होगा, तभी मुझे आजादी मिलेगी। दीदी, ये केस कई महीने पहले मेरे पास आया था, आज मेरा यहाँ आना हुआ। ये तो बहुत फायदे की बात हो गई। दरअसल सुधा एक पेशे से वकील थी। इसके पास ये केस 6 महीने पहले आया था, इसीलिए उसको ये जानकारी हो गई थी। इसीलिए वो नीतू को पूरी तरह समझाने की कोशिश करती है। आप हमारा काम हमें ही करने दीजिए। तुम कौन हो? मैं वकील हूँ और सरकारी दफ्तर से यहाँ घूमने और आपके केस के बारे में तहकीकात करने आई थी, लेकिन दोनों एक साथ ही हो गए। इसका मतलब तुम यहाँ पर आई हो केस सॉल्व करने के लिए? मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ और अब मेरा कर्तव्य है दोषी को उसके किए की सजा दिलाने की। अब मैं आजाद हूँ, मुझे इंसाफ मिल गई। अब मैं आजाद हूँ। इतना सुनते ही नीतू की भूत वहाँ से चली जाती है। फिर सुधा और किशोर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और कोर्ट में जाकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड और नीतू का पति दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा देती है।